गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे मिट्टी की झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। लोग उसे दादी अम्मा कहते थे। दादी अम्मा की आंखों में अनुभव की चमक थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर उनका दिमाग अब भी तेज था। गांव वाले उन्हें बहुत चालाक मानते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से धोखा नहीं खाया था। दादी अम्मा का गुजारा दूध बेचकर और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाकर चलता था। लेकिन उनके पास कुछ गुप्त खजाना था, ऐसी गांव में चर्चाएं थीं। कई बार चोरों ने उनकी झोपड़ी लूटने की कोशिश की, मगर हर बार खाली हाथ लौटे। उनके चतुर दिमाग और अजीबोगरीब तरकीबों की वजह से कोई भी उन्हें आसानी से नहीं हरा सकता था। एक दिन गांव में 4 ठग पहुंचे। वे बड़े शहरों में लोगों को मूर्ख बनाकर लूटने के लिए बदनाम थे। उनका नाम था कालू, लालचू, छेलू और भोला। ये चारों बचपन से ही चालाकी और ठगी में माहिर थे, मगर अब तक कभी किसी चालाक इंसान के चक्कर में नहीं पड़े थे। गांव में पहुंचते ही उन्होंने सुना कि दादी अम्मा के पास अपार संपत्ति छुपी हुई है। बस फिर क्या था, उन्होंने ठान लिया कि इस बार वे दादी अम्मा को मूर्ख बनाकर उनका खजाना लूटेंगे। चारों ठगों ने गांव में एक सराय में डेरा डाला और दादी अम्मा के बारे में हर संभव जानकारी जुटानी शुरू की। वे यह जानना चाहते थे कि वह बूढ़ी आखिर इतनी चतुर कैसे है और कैसे हर बार चोरों को मात दे देती है। सुनो भाइयों, कालू ने अपनी चालाक आंखें मटकाते हुए कहा, ये बूढ़ी कोई मामूली नहीं लगती। हमें इसे ठगने के लिए कोई सीधी सादी चाल नहीं, बल्कि बहुत बड़ा खेल खेलना होगा। लालचू, जो सबसे लालची था, बोला, अगर सच में इसके पास खजाना है तो हमें इसे पक्का हासिल करना चाहिए, पर दादी अम्मा को धोखा देना आसान नहीं होगा। छेलू, जो हमेशा चालाकी भरी योजनाएं बनाता था, सोच में पड़ गया। हमें अलग अलग तरीकों से इसकी परीक्षा लेनी होगी। अगर यह सच में चालाक है तो हमें अपनी चालाकी को और बढ़ाना होगा। भोला, जो सबसे भोला दिखने की कोशिश करता था, मगर असल में बड़ा धूर्त था, मुस्कुराते हुए बोला, हमें इसे अपनी जाल में फंसाने के लिए ऐसी चाल चलनी होगी जिससे इसे लगे कि हम कोई साधारण आदमी हैं। अगले ही दिन ये चारों ठगों ने अपना खेल शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने दादी अम्मा के आसपास घूमना शुरू किया। उनसे अजीब अजीब सवाल पूछे, मगर दादी अम्मा ने उनकी नीयत ताड़ ली थी। वे समझ गई, ये लोग कोई शरीफ आदमी नहीं हैं, बल्कि ठग हैं। लगता है चारों मेरी परीक्षा लेने आए हैं। दादी अम्मा ने मन ही मन सोचा, लेकिन इन्हें सबक सिखाने में बहुत मज़ा आएगा। अब ठगों की चालाकी और दादी अम्मा की बुद्धिमत्ता का रोमांचक खेल शुरू होने वाला था। अगले दिन सुबह दादी अम्मा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। तभी पहला ठग कालू वहां आया। वह गांव के एक साधारण आदमी की तरह दिखने की कोशिश कर रहा था। उसने एक फटी पुरानी धोती पहन रखी थी और हाथ में एक लकड़ी पकड़े लंगड़ाते हुए चल रहा था। दादी अम्मा, बड़ी भूख लगी है, कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया, क्या मुझे 2 रोटियां मिल सकती हैं? कालू ने अपनी आवाज़ में दर्द घोलते हुए कहा। दादी अम्मा ने बिना कुछ बोले उसे सिर से पांव तक देखा। उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी। वे तुरंत समझ गई कि यह आदमी कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि किसी चालबाज योजना का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने चेहरे पर कोई शक नहीं आने दिया। अरे बेटा, भूखा आया है तो खाना जरूर मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। कालू चौंकते हुए बोला, कैसी शर्त? हाँ, मैं तुझे रोटियां दूंगी, लेकिन बदले में तुझे मेरी एक छोटी सी बात माननी होगी, दादी अम्मा बोली। कालू बोला, कैसी बात? तुझे मेरी रोटियां खाने के बाद एक पुरानी कहावत पूरी करनी होगी। कालू को लगा यह तो आसान काम है। वह अंदर ही अंदर खुश हो गया और बोला, ठीक है दादी अम्मा, पहले खाना दीजिए, फिर कहावत पूरी कर दूंगा। दादी अम्मा ने उसे गरम गरम 2 मोटी रोटियां और गुड़ का एक टुकड़ा दिया। कालू ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अब बताइए क्या कहावत है? दादी अम्मा ने आंखें मटकाते हुए कहा, कहावत है, चोर की दाढ़ी में। कालू को झटका लगा। उसे समझते देर न लगी कि यह दादी अम्मा सीधी नहीं बल्कि बहुत चतुर है। अगर उसने कहा तिनका, तो दादी को शक हो जाएगा कि वह सच में चोर है। उसने झेपते हुए कहा, मुझे कहावत नहीं आती दादी अम्मा। दादी अम्मा जोर से हंसी। तो बेटा, जब कहावत पूरी करना नहीं आता तो रोटियां खाने क्यों आया था? कालू का चेहरा उतर गया।
वह समझ गया कि उसका पहला वार खाली गया। झेपता हुआ वह वहाँ से चला गया और बाकी ठगों के पास पहुँचा। उसने पूरी कहानी सुनाई तो बाकी तीनों ठग भी हैरान रह गए। लगता है बूढ़ी अम्मा इतनी भी सीधी नहीं जितनी हमने सोचा था। लालचू ने कहा, अब मेरी बारी। भोला मुस्कुराया, अब देखना मैं इसे कैसे बेवकूफ़ बनाता हूँ। अगले दिन भोला, जो हमेशा अपनी मासूम शक्ल का फ़ायदा उठाता था, रोता हुआ दादी अम्मा की झोपड़ी के पास पहुँचा। उसकी आंखों से नकली आंसू बह रहे थे। दादी अम्मा, दादी अम्मा, वह बिलखते हुए बोला, मेरा घर लुट गया, मैं अनाथ हो गया। दादी अम्मा ने उसे गौर से देखा और सोचा ये भी कुछ चाल लेकर आया है। अरे बेटा, तेरा घर कैसे लुट गया? उन्होंने झूठ मूठ की सहानुभूति दिखाते हुए पूछा। भोला ने एक लंबी दुख भरी कहानी बना डाली। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन कुछ ठग आए और मुझे मूर्ख बनाकर सब कुछ लूटकर भाग गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। दादी अम्मा उसकी पूरी बात ध्यान से सुनती रही। फिर उन्होंने अपनी झोपड़ी के कोने से एक पुराना संदूक निकाला और उसे खोलते हुए बोली, बेटा, इसमें बहुत ही कीमती चीज़ें हैं, लेकिन मैं यह किसी बेईमान आदमी को नहीं देती। भोला की आंखें चमक उठी। मैं तो बहुत ईमानदार हूँ दादी अम्मा। अगर तू सच में ईमानदार है तो पहले मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। कैसी परीक्षा? मुझे एक सवाल का जवाब दे। दुनिया में सबसे बड़ा झूठा क्या है? भोला को अचानक पसीना आ गया। उसने सोचा कि अगर उसने कोई भी गलत जवाब दिया तो दादी अम्मा को शक हो जाएगा। वह कुछ सोच ही रहा था कि दादी अम्मा ने खुद ही जवाब दे दिया, सबसे बड़ा झूठ है मैं बहुत ईमानदार हूँ। जो खुद कहे कि मैं ईमानदार हूँ वही सबसे बड़ा बेईमान होता है। भोला का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि दादी अम्मा ने उसे पकड़ लिया है। वह कुछ बोलता इससे पहले ही दादी अम्मा ने हंसते हुए कहा, चलो बेटा, अब अपनी दुकान लूटने वालों को कहीं और ढूंढो, मेरे पास समय नहीं है। भोला चुपचाप वहाँ से खिसक लिया। अब दो ठग हार चुके थे, लेकिन लालचू और छेलू अभी भी कोशिश करने वाले थे। अब हम दोनों मिलकर इसे बेवकूफ़ बनाएंगे, लालचू बोला। अब की बार चालाकी से हमला करना होगा। दादी अम्मा मुस्कुरा रही थी। उन्होंने पता था कि ठग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ। अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि चार अनजान आदमी दादी अम्मा को ठगने आए हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा इतनी चालाक है कि अब तक दो ठगों को धूल चटा चुकी है। गांव वाले मन ही मन सोच रहे थे कि आगे क्या होगा, मगर कोई भी खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उधर दो ठग हारने के बाद लालचू और छेलू ने एक नई चाल सोची। अब की बार वे अकेले नहीं बल्कि मिलकर वार करने वाले थे। देखो, अब तक हम में से जो भी दादी अम्मा के पास गया वह अलग अलग बहाने लेकर गया था, लेकिन अब हम दोनों एक साथ जाएंगे और उन्हें ऐसा खेल दिखाएंगे कि उनकी चतुराई भी धोखा खा जाएगी। लालचू ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। छेलू मुस्कुराया, इस बार हम उन्हें अपनी ही बुद्धि के जाल में फंसाएंगे। अगले ही दिन दोनों ठग नए वेश में दादी अम्मा की झोपड़ी पहुंचे। इस बार उन्होंने साधु का रूप धारण किया था। गेरुआ वस्त्र, माथे पर चंदन का तिलक और गले में तुलसी की माला। गांव के लोग दूर से ही दोनों को देखकर चकित हो गए। दादी अम्मा झोपड़ी के बाहर बैठी थी। जब दोनों ठगों ने उनके सामने आकर जोर से कहा, जय गंगा मैया की, दादी अम्मा ने आंखें उठाकर दोनों को देखा और मन ही मन मुस्कुराई। वे समझ गई कि ये वही ठग हैं जिन्होंने वेश बदल लिया है, मगर उन्होंने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। आइए संत महात्माओं, कैसी सेवा करूं? दादी अम्मा ने विनम्रता से कहा। लालचू ने गंभीर आवाज में कहा, हम कोई साधारण संत नहीं हैं अम्मा, हम दूर हिमालय से आए हैं और हमें स्वप्न में देवी माता ने दर्शन दिए। माता ने हमें आदेश दिया कि हम इस गांव में आए और एक विशेष महिला से मिले जिसके पास महान खजाना छुपा हुआ है। दादी अम्मा ने अपनी हंसी दबाई और मासूमियत से बोली, अरे वाह, यह तो बड़ी रोचक बात है। फिर माता ने यह भी बताया होगा कि वह महिला कौन है? छेलू गंभीरता से बोला, बिल्कुल, माता ने बताया कि वह महिला बहुत चतुर है, मगर उसका हृदय पवित्र है और हमें यह आशीर्वाद देना है कि यदि वह महिला अपने खजाने का थोड़ा सा हिस्सा दान कर दे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गांव के कुछ लोग जो दूर से यह वार्तालाप सुन रहे थे, वे भी ठगों की बातें सुनकर चकित हो गए। सभी को पता था कि दादी अम्मा के पास खजाने की अफवाहें हैं, मगर दादी अम्मा कभी किसी को कुछ बताती नहीं थी। अब क्या होगा, यह देखने के लिए सभी उत्सुक थे। दादी अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, महात्मा जी,
यह तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन खजाने की बात तो मेरे समझ में नहीं आई। लालचू मुस्कुराया। बूढ़ी अम्मा, तुम हमसे कुछ छुपा नहीं सकती। अगर तुम माता का आदेश नहीं मानोगी तो तुम्हें अगले जन्म में बहुत कष्ट उठाने होंगे। दादी अम्मा ने आंखें मटकाते हुए कहा, अरे बाप रे, मैं तो डर गई। लेकिन महात्मा जी, क्या आप मुझे कोई प्रमाण दे सकते हैं कि आपको सच में माता का आदेश मिला है? छेलू बोला। अम्मा, प्रमाण क्या चाहिए? तुम खुद सोचो, हम इतनी दूर से आए हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे? अच्छा तो एक काम करिए, दादी अम्मा बोली, अगर आप सच में हिमालय के महात्मा हैं तो मुझे कोई चमत्कार दिखाइए। लोगों को अचानक पसीना आ गया। चमत्कार? यह तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। लालचू झेपते हुए बोला, देखो अम्मा, चमत्कार तो माता ही करती है, हम तो बस उनके दास हैं। तो माता को बुलाइए, वे कोई चमत्कार दिखाएंगी। दादी अम्मा ने शरारत से कहा। छेलू ने लालचू को आंख मारी और धीरे से कहा, अब क्या करें? लालचू फौरन बोला, अम्मा, माता चमत्कार तभी दिखाती है जब कोई उन पर सच्ची श्रद्धा रखता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम पर माता का क्रोध आ सकता है। दादी अम्मा ने जोर से ठहाका लगाया। अरे वाह, यानी माता को बुलाने के लिए भी मुझे ही मेहनत करनी होगी। गांव के लोग अब दादी अम्मा की बातों पर हंसने लगे। वे समझ गए थे कि ये महात्मा सिर्फ ठग हैं। देखो बेटा, दादी अम्मा ने आंखें टेढ़ी करते हुए कहा, तुम दोनों बहुत मेहनत करके मेरे पास आए हो, इसलिए मैं तुम्हें बिना किसी नुकसान के जाने दूंगी। लेकिन अगर दोबारा किसी को ठगने की कोशिश की तो इस गांव की महिलाएं तुम्हारी पूजा ऐसी करेंगी कि तुम सच में संत बन जाओगे। गांव की औरतें, जो अब वहां आ चुकी थी, दादी अम्मा की बातें सुनते ही जोर जोर से हंसने लगी और हाथ में झाड़ू लेकर ठगों की तरफ बढ़ने लगी। यह देख ठगों की हालत खराब हो गई और वे बदहवास होकर वहां से भाग खड़े हुए। अब चारों ठग बुरी तरह हार चुके थे। उनकी सारी चालें नाकाम हो गई थी। वे गांव छोड़कर भागने ही वाले थे कि अचानक उन्हें एक नई तरकीब सूझी। एक आखिरी चाल बची है, कालू ने कहा। अगर यह काम कर गया तो हमें वह खजाना ज़रूर मिलेगा, पर इस बार कैसे? लालचू ने घबराकर पूछा। अब की बार हम दादी अम्मा को उनके ही जाल में फंसाएंगे। अगर वे इतनी चालाक हैं तो हमें भी चालाकी दिखानी होगी। इस बार हम हार नहीं मानेंगे। चारों ठगों की आंखों में एक नई चालाकी चमकने लगी। वे फिर से गांव में रुकने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब की बार जो होने वाला था वह किसी ने सोचा भी नहीं था। रात का समय था, चांदनी हल्की हल्की चमक रही थी और गांव के लोग दिन भर की मेहनत के बाद गहरी नींद में सोए थे। लेकिन चारों ठग अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वे एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे योजना बना रहे थे। अब तक हमने हर चाल चली, लेकिन दादी अम्मा हर बार हमसे एक कदम आगे रही। कालू बोला। लालचू ने सिर हिलाया। हमें उन्हें उनके ही जाल में फंसाना होगा। इस बार हम ऐसा खेल खेलेंगे कि वह खुद हमारे पास आकर खजाने की चाबी थमा देंगी। लेकिन कैसे? भोला ने पूछा। छेलू की आंखों में शरारत भरी चमक थी। हम दादी अम्मा को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी से हराएंगे। कमजोरी? कालू चौंका। हाँ, उनकी चालाकी ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हम उन्हें ऐसा जाल दिखाएंगे जिसमें खुद उन्हें अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना पड़े तो वे खुद ही उसमें फंस जाएंगी। चारों ठगों ने सिर हिलाया। फिर वे पूरी योजना बनाकर सोने चले गए ताकि अगले दिन अपने आखिरी दाव को आजमा सकें। अगली सुबह जब गांव वाले अपने अपने काम में व्यस्त थे, तब चारों ठग गांव के बीचों बीच पहुंच गए। उन्होंने वहां एक बड़ी सी चटाई बिछाई और एक रहस्यमयी मुद्रा में बैठ गए। गांव के लोग उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। एक औरत ने फुसफुसाकर कहा, अब ये नई चाल क्या है? कालू ने जोर से ऐलान किया, गांव वालों, हम कोई साधारण आदमी नहीं है, हम चारों महान ज्योतिषी हैं। हमने पूरे जीवन हस्तरेखा और भविष्यवाणी में बिता दिया है और हमें एक भयानक भविष्य दिखा है। इस गांव पर एक बड़ा संकट आने वाला है। लोगों में हलचल मच गई। कैसा संकट? लालचू उठा और गंभीर स्वर में बोला, हमने गणना की है कि इस गांव के सबसे चतुर महिला पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर वह महिला आज रात से पहले उपाय नहीं करेगी तो वह अपने ही जाल में फंस जाएगी। गांव के लोगों को समझते देर नहीं लगी कि वे दादी अम्मा की बात कर रहे थे। सबकी नज़रें दादी अम्मा की झोपड़ी की ओर उठ गई। दादी अम्मा जो अंदर बैठी मूंगफली खा रही थी, यह सुनते ही मुस्कुराई।
वे समझ गई कि ठगों ने अब नया जाल बिछाया है। वे धीरे धीरे चलती हुई झोपड़ी से बाहर आई और हाथ में अपनी लकड़ी लिए हुए बोली, अरे बेटा, ये कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो? बताओ, मेरे ऊपर कौन सा संकट आ रहा है? छेलू ने गहरी सांस ली। अम्मा, यह भविष्यवाणी बहुत गंभीर है। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आप बहुत बड़े संकट में पड़ सकती हैं। दादी अम्मा ने आंखें मटकाई। अच्छा, और इस संकट से बचने के लिए क्या करना होगा? भोला ने आगे बढ़कर कहा, अम्मा, संकट बहुत बड़ा है। आप एक बहुत बड़े रहस्य को छुपाए बैठी हैं। अगर आपने यह रहस्य आज रात तक नहीं बताया तो आपको भयंकर मुसीबत घेर लेगी। गांव के लोग दादी अम्मा की तरफ देखने लगे। सबके मन में सवाल था कि क्या सच में कोई रहस्य है? क्या दादी अम्मा के पास सच में कोई खजाना है? दादी अम्मा ने एक लंबी सांस ली और बोली, अरे रे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन पहले तो ये बताओ कि अगर मैं अपना रहस्य बता दूं तो क्या मेरी जान बच जाएगी? लालचू ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल अम्मा। अगर आपने सबके सामने वह रहस्य बता दिया तो ना सिर्फ आप सुरक्षित रहेंगी बल्कि आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। दादी अम्मा ने कुछ देर सोचा, फिर वे मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं आज रात गांव के बीचों बीच आकर अपना रहस्य सबको बता दूंगी। चारों ठगों के चेहरों पर चमक आ गई। वे जानते थे कि आज रात उनकी जीत पक्की थी। रात होते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। क्या सच में दादी अम्मा के पास कोई खजाना है या फिर यह भी उनकी कोई चाल है? दादी अम्मा गांव के चौपाल में आई और अपनी लकड़ी जमीन पर ठोक कर बोली, तो सुनो, मैं अपना सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रही हूँ। गांव में सन्नाटा छा गया। चारों ठग आगे बढ़कर खड़े हो गए। वे सोच रहे थे कि बस कुछ ही पल में दादी अम्मा खुद ही खजाने की बात स्वीकार कर लेगी और फिर वे उसे लूट लेंगे। दादी अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, सुनो, मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सभी सांस रोककर सुनने लगे कि मैं अभी भी जवान हूँ। पूरा गांव एक पल को स्तब्ध रह गया। फिर जोरदार ठाके लगाने लगे। अरे अम्मा, यह कौन सा रहस्य है? किसी ने हंसते हुए पूछा। दादी अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, असली खजाना जवानी का जोश और अक्लमंदी है। अब अगर तुम ठग सोच रहे थे कि मैं सच में कोई खजाना छुपाए बैठी हूँ तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। चारों ठगों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। वे समझ गए कि दादी अम्मा ने फिर से उन्हें चकमा दे दिया है। गांव के लोग अब ठगों की ओर घूरने लगे। अचानक किसी ने जोर से कहा, इन ठगों को पकड़ो। चारों ठगों ने डरकर भागना शुरू कर दिया। गांव की औरतें लाठियां और झाड़ू लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ी। ठग गिरते पड़ते गांव से बाहर भागे और फिर कभी लौटकर गांव में नहीं आए। गांव में चारों ओर दादी अम्मा की जय जयकार होने लगी। सभी ने कहा, हमारी अम्मा से चालाक कोई नहीं। दादी अम्मा मुस्कुराई और अपनी झोपड़ी में जाकर चैन से मूंगफली खाने लगी। आखिरकार इस बार भी उन्होंने अपनी चतुराई से जीत हासिल कर ली थी। चारों ठग तो गांव से भाग गए, लेकिन दादी अम्मा की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि अगर कोई सबसे चालाक इंसान है तो वह दादी अम्मा ही है। कुछ दिनों बाद गांव में शांति थी। दादी अम्मा अपने आंगन में बैठी धूप सेक रही थी और मूंगफली खा रही थी। तभी गांव के प्रधान आए और बोले, अम्मा, आपके जैसे चतुर इंसान को गांव की रक्षा का जिम्मा लेना चाहिए। ठगों से तो आपने हमें बचा लिया, लेकिन हमें आपकी अक्लमंदी हमेशा चाहिए। दादी अम्मा मुस्कुराई, अरे बेटा, अक्लमंदी किसी एक इंसान में नहीं होती, पूरे गांव को मिलकर समझदारी दिखानी चाहिए। मैं तो बस अपनी झोपड़ी में बैठकर मूंगफली ही खा सकती हूँ। गांव वालों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि दादी अम्मा कभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, लेकिन जब भी गांव पर कोई मुसीबत आएगी वे अपनी चतुराई से उसे हल कर ही लेंगी। और इस तरह दादी अम्मा की कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं और गांव हमेशा उनकी चतुराई से प्रेरित होता रहा। दोस्तों, ये थी मज़ेदार कहानी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।